आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब वेव ऑप्टिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम होगा आगे जाकर के यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उस लेक्चर के लिए आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वेव ऑप्टिक्स में अभी तक मैंने आपको लाइट का हिस्ट्री पढ़ाया है। लाइट के हिस्ट्री के बाद आपको हाइगेन्स प्रिंसिपल पढ़ाया है। हाइगेन्स प्रिंसिपल में आपको वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट्स, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। ये पढ़ाया है कि लाइट रे हमेशा वेव के परपेंडिकुलर होता है, वेव फ्रंट के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाइगेन्स प्रिंसिपल का यूज करके हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ किया है, और हाइगेन्स प्रिंसिपल का यूज करके हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ किया है। इतना चीज अभी तक पढ़ा है। आज से कहानी को हम लोग थोड़ा सा बदलने जाएंगे, और आज के कहानी का जो मेन टॉपिक होने वाला है वेव ऑप्टिक्स का, वो होने वाला है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। लेकिन इंटरफेरेंस को समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी होगी। बात समझ में आ रहा है? जिन चीजों में सबसे पहला नाम आता है किसका? कोहेरेंट सोर्सेस का। बात समझ में आ रहा है? कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या होता है? आ जाता है क्या कि अगर दो लाइट है आपके पास, दो लाइट रे अलग अलग सोर्स है, उस दोनों अलग अलग सोर्स से अगर सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट वेव निकले, इस दोनों सोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? कोहेरेंट कहेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने का मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं, द सोर्स ऑफ लाइट विच इमिट्स कंटिन्यूअस लाइट वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने का मतलब क्या कि अगर दो लाइट वेव है अपने पास, मान लीजिए कि एक का इक्वेशन हम लोग क्या रखें, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस कितना kx, और दूसरा रखें क्या, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस कितना kx। बात समझ में आ रहा है? तुम चाहो तो इसको kx1 और kx2 भी रख सकते हो। बात समझ में आ रहा है? यहां पर ध्यान देना कि जो टर्म्स है, उन टर्म्स में a1 और a2 जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एम्पलीट्यूड। और ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो कोई भी वेव जो आपका ट्रैवल करेगा वो इस तरीके से ट्रैवल करेगा। तो ये वेव मैक्सिमम कितना ऊंचा गया है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम कितना नीचा गया है, इसी को क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरी बात कि आप ओमेगा के बारे में जानते हैं। ये ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी से अगर हम लोग लीनियर फ्रीक्वेंसी लिखें तो आप ओमेगा इक्वल टू पढ़े होइएगा 2 पाई लीनियर फ्रीक्वेंसी के बारे में। ये जो एफ होता था, ये एफ क्या होता था आपका? लीनियर फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब ओमेगा फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड टर्म है। टी को आप जान रहे हैं, टी क्या है आपका? टाइम है। तो ये जो आपका के है, ये के बराबर कितना होता है? 2 पाई बाय कितना? लैम्डा। बात समझ में आ रहा है? जहां पर 2 पाई को तुम जानते हो और लैम्डा को तुम जान लो क्या, कि लैम्डा क्या होता है? वेव लेंथ। अब वेव लेंथ क्या होता है? तो कोई भी वेव अपने एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। मतलब के जो है ये वेव लेंथ से रिलेटेड टर्म है। आपसे क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक वेव जिसका सेम वेव लेंथ हो, तो 2 पाई तो सबके लिए सेम। अगर लैम्डा सेम हो जाए मतलब के का वैल्यू क्या? सेम रहे। सेम फ्रीक्वेंसी हो मतलब ओमेगा क्या रहे? सेम रहे। और सेम फेज रहे या हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहे। कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब ये हुआ क्या कि टाइम पर डिपेंड ना करे फेज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टाइम पर अगर फेज डिफरेंस डिपेंड नहीं करेगा, तब इस दोनों सोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? तब इस दोनों सोर्स को हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो सोर्स है, ये कैसा सोर्स है? कोहेरेंट सोर्स। तुम देखो कि ये फेज डिफरेंस इसका कांस्टेंट है। फेज के बारे में तुम जानते हो कि फेज क्या होता है भाई? फेज के बारे में तुम जानते हो कि फेज क्या होता है? सब गया। फेज के बारे में तुम जानते हो कि ये फेज क्या होता है। और फेज के बारे में अगर तुम जानते हो कि ये फेज क्या होता है, हो सकता है आ जाए।
अच्छा मिटा रहे हैं तो लिखा रहा है, और लिखा रहा है तो मिटा रहा है, चलो कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं इसको। क्या था, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस कितना kx1, y2 इक्वल टू कितना a2 साइन ओमेगा टी प्लस कितना kx2। इसमें हम लोग a1 और a2 को क्या बोले थे, एम्पलीट्यूड बोले थे। इसमें हम लोग ओमेगा को क्या बोले थे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले थे। और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आपका होता था ओमेगा इक्वल टू कितने के बराबर में, 2 पाई एफ लीनियर फ्रीक्वेंसी। सब तुम अल्टरनेटिंग करंट में देखे हुए हो ये सब चीज, ठीक ना। इसके बाद के बारे में हम लोग क्या बोले थे, 2 पाई बाई कितना लैम्डा। लैम्डा क्या होता था आपका, वेव लेंथ होता था। अब क्या देख रहे हैं आपके, अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। देखो यहां पर कि इसका फेज अगर देखो तो ओमेगा टी kx1 है, और अगर इसका फेज देखो तो ओमेगा टी kx2 है। मैंने तुम्हें पहले बता चुका है क्या कि फेज क्या होता है, साइन या कॉस के साथ जो एंगल लगा हुआ है उसी को क्या बोलेंगे। अगर यहाँ फेज डिफरेंस हम लोग फाई लिखना चाहें तो फाई लिखना चाहे तो कितना लिखोगे, ओमेगा टी प्लस kx2 और माइनस ओमेगा टी प्लस कितना kx1। दोनों के फेज का क्या है डिफरेंस। आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा क्या कि ओमेगा टी माइनस में ओमेगा टी प्लस में कैंसिल, इस दोनों में से k कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा x2 माइनस कितना, और इसी को बोलते हैं क्या, k टाइम्स डेल्टा x फाई इक्वल टू। आप देखिए ये टाइम का डिपेंडेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, कांस्टेंट है, तब हम लोग इस दोनों सोर्स को क्या कहेंगे, इस दोनों सोर्स को क्या कहेंगे, कोहेरेंट सोर्स। आप सीधा सीधा इस पूरी कहानी को छोड़ करके एक ही लाइन याद रखिए कि ओमेगा कांस्टेंट मतलब सोर्स कैसा, कोहेरेंट सोर्स। बातें समझ में आई। कोहेरेंट सोर्स का एग्जांपल क्या होता है, देखो सेम वेवलेंथ होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो कोहेरेंट सोर्स का प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, हम लोग क्या करते हैं अपने घर में दिया जलाते हैं, और दिया से लाइट क्या होता रहता है, फैलता रहता है। जो वेव का ट्रैवलिंग अगर हम लोग देखें एक तरह से, तो ये वेव का ट्रैवलिंग कैसा होगा, कुछ इस तरह से। टॉर्च जलाते हैं तो लाइट कैसे चलता है, एक सोर्स से निकला और ऐसे फैल गया। तो ये तो एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सब कुछ बदल रहा है, वेवलेंथ सब कुछ बदल रहा है। तो इस सब कहानी में हम लोगों को उलझना नहीं है। लेकिन हम लोग एक और डिवाइस के बारे में जानते हैं। कभी लेजर लाइट का नाम सुने हुए हो, कभी जलाए हुए हो यहां पर, है ना। तो वो लेजर लाइट से जो बीम निकलता है वो कैसा बीम निकलता है, पैरेलल बीम, हमेशा एक जैसा। यहां पर देखें तो भी वैसा ही, 2 किलोमीटर के बाद देखें तो भी क्या, मतलब इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका वेवलेंथ क्या है, फिक्स है। तो ऐसे सोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स। किसको, लेजर लाइट टाइप को। और वो जो होता है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब, मोनो का मतलब एक, क्रोम का मतलब कलर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, सिंगल कलर का लाइट होता है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्सेस। तो अपने सिलेबस में जितना भी लाइटेड पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स में, वो सारा का सारा कैसा सोर्स पढ़ना है, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक कलर का, और कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में पढ़ना है। कोहेरेंट सोर्स का मतलब और कुछ नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। बात समझ में आ रहा है। कुछ और टर्म्स है इससे रिलेटेड, जिसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। आज हम लोगों को यही टॉपिक क्या करना है, मेनली पढ़ना है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव में क्या कहता है कि अगर दो कोहेरेंट सोर्स एक दूसरे से मिलेगा, तो दो कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या है, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या कह रहा है, व्हेन टू वेव्स ऑफ एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस, तो दो कोहेरेंट सोर्स से आ रहा लाइट वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम इन द सेम डायरेक्शन सिमुल्टेनियसली, देन ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब क्या, कि जब वो दोनों मिल जाएगा तो ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन होगा क्या चीज, एट सम पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, और कुछ पॉइंट पर ऐसा होगा कि इंटेंसिटी कैसा होगा, मिनिमम होगा। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन बोलते हैं। लाइट वेव में तो ये सर थ्योरेटिकल बातें हो गई, इसको जरा सा हमको फील करवा देते कि क्या होता है इंटरफेरेंस, तो हमको ज्यादा अच्छा लगता है।
तो फील करने के लिए तुम लाइट से उसको फील नहीं कर पाओगे। वो तालाब के किनारे बैठ के पत्थर फेंके हुए होगे, फिर कभी दो भी पत्थर फेंके हुए होगे। तुम ऐसा सोचो कि हम तालाब के किनारे बैठे हुए हैं और तालाब में जो पानी है उस पानी में हम दो जगह है दो ड्रम लेके बजा रहे हैं, कैसा कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा क्या? और ऐसा पैटर्न बनेगा तो आप देखिए कि कहीं पर पानी उठा हुआ है और दो उठे हुए के बीच में कहीं पर पानी, तो जहां उठा हुआ है वहां इंटेंसिटी हाई है, एम्पलीट्यूड क्या है? हाई है। और जहां धंसा हुआ है वहां एम्पलीट्यूड क्या है? तो कहीं पर दो वेव मिल रहा है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम बना रहा है, और कहीं पर इंटेंसिटी गिर रहा है तो इंटेंसिटी क्या बना रहा है? आप समुद्र में देखे होइएगा कि जब लहरें आती है तो दो वेव एक दूसरे से आई, टकराई, और कभी या तो ऊपर उठ जाता है या तो कभी क्या होता है। तो वो कैसे डिपेंड करेगा? इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे? इंटरफेरेंस कहेंगे। कि जब दो लाइट वेव मिलेगा तो दोनों के मिलने से कभी या तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा या तो कभी एम्पलीट्यूड क्या होगा? मिनिमम होगा। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। सपोज करो क्या कि भाई साहब यहां से एक लाइट वेव आती है, इस पार्टिकल पी पर एक्ट करती है। तो इस पार्टिकल पी को ये वेव क्या करेगी? ये यहां से ऊपर ले जाएगी और फिर इसको क्या करेगी? यहां से नीचे ले जाएगी। यही काम करती रहेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सपोज करते हैं क्या थोड़ा देर के लिए कि ये इसको 10 मीटर ऊपर ले जाती है। बात समझ में आ रहा है? इधर से एक और वेव आती है और ये वेव भी पी पार्टिकल पर एक्ट कर जाती है। ये चाहती है क्या कि हम भी तुमको ऊपर ले जाएं। कितना ऊपर ले जाए भाई? तो ओवरऑल ये किसको इतना ऊपर ले जाएगी? 15 मीटर। तो ए अकेले 10 मीटर, बी अकेले 5 मीटर, लेकिन दोनों मिलकर इसको कितना ऊपर ले जा रहे? लेकिन अगर सोचो थोड़ा सा के लिए कि ये वेव हो सकता है कि इसको ऊपर ले जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वेव आए और कहे कि भाई साहब हम तुमको 5 मीटर किधर ले चलेंगे? नीचे ले चलेंगे। हम किधर ले चलेंगे तुमको? 5 मीटर किधर ले चलेंगे? नीचे ले चलेंगे। तो अब इस वेव का जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट होगा वो किधर की तरफ होगा और कितने का? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये दो वेव मिलके या तो इसको मैक्सिमम पर ले जाएगा या तो कहां ले जाएगा? मिनिमम पे ले जाएगा। तो इस दो वेव के मिलने का जो फेनोमेनन है ना, इसी फेनोमेनन को क्या कहेंगे? इंटरफेरेंस कहेंगे। बातें समझ में आ रही है? मीडियम दोनों सेम है, फ्रीक्वेंसी दोनों लाइट का क्या है? सेम है। पाथ डिफरेंस अलग अलग हो सकता है कि ये कुछ दूर चले ये कुछ दूर चले, और दोनों का एम्पलीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है, A1 और A2। मतलब कि जितना ऊपर ले जाना चाह रहे हैं वही इसका क्या है? एम्पलीट्यूड। पहले वाले का 10 मीटर, दूसरे वाले का कितना? 5 मीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो कि इंटरफेरेंस के लिए क्या आपको सीखना है। तो सपोज करिए क्या कि अपने पास दो सोर्स है और दोनों सोर्स कैसा है? कोहेरेंट सोर्स। ये है आपका S1 और यहीं से इसी प्लेन में इधर जो है कहीं आपका एक दूसरा सोर्स है, जिस सोर्स का नाम हम लोग क्या बोले? S2। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो आपका S1 है एंड S2 है आर टू कोहेरेंट सोर्सेस है। क्या चीज है? ये दोनों क्या है? कोहेरेंट सोर्सेस है। और कोहेरेंट सोर्स क्या होता है ये मैंने आपको अभी बता दिया कि दोनों का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसा रहेगा। फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टर्म क्या है? ओमेगा, और वेवलेंथ रिलेटेड टर्म क्या है? ओमेगा इक्वल टू कितना होता है भाई? 2 पाई एफ, और के इक्वल टू भाई कितना होता है? 2 पाई बाई कितना? लैम्डा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों टर्म है। मान लो कि इसका इक्वेशन यहां से जो वेव निकलेगा इसका इक्वेशन है y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहां से जो वेव निकल रहा है इसका जो इक्वेशन है y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस कितना? के एक्स। क्यों? कि दोनों का पोजीशन सेम है तो x भी दोनों के लिए क्या? सेम। वेवलेंथ सेम है तो k भी दोनों के लिए क्या? सेम टाइम पर है तो यहां भी t, तो यहां भी कितना? सेम फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा भी दोनों का सेम, लेकिन एम्पलीट्यूड दोनों का क्या है? अलग अलग है। मान लो कि यहां से ये S1 वाली वेव ट्रेवल करना शुरू की और ट्रेवल करते करते ये पहुंच गई यहां पर, एक पॉइंट है कहां? P पर, और इस बीच में जो इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की वो कितना? x1। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की? तो बताओ, तो ये लाइट सेम मीडियम में चलेगा तो उसकी ओमेगा बदलेगी क्या?
टाइम के साथ वेरिएशन बदलेगी क्या, वेवलेंथ बदलेगी क्या, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक्स क्या हो जाएगा, बदलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स जब बदलेगा तो यहां आकर के जो इस वेव का इक्वेशन हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ये दोनों ठीक रहेगा, प्लस ये हो जाएगा कितना, kx1। आप समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये वेव भी चला और यहां से चलते 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 ये भी कहां पर मिल गया, पॉइंट P पर। लेकिन इसको देखो, इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है और इसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, इस डिस्टेंस को हम लोग कितना मान लेते हैं, x2। और इस वेव का जो इक्वेशन यहां पर आके हो जाएगा y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस कितना, kx2 के बराबर में। बहुत बारीकी से सुनना, कोहेरेंट सोर्स है, ओमेगा चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब कि k वेवलेंथ चेंज नहीं होगा, केवल डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। अब ये दोनों p पार्टिकल पर एक्ट करना शुरू किया, तो ये p पार्टिकल पर जब एक्ट करना शुरू किया अब ये दोनों इस p पार्टिकल पर इफेक्ट लगाएगा। पहले तुम सोचो कि ये एक वेव था और किसी पार्टिकल p पर लगा रहा था, तो ये p को क्या करता, ऊपर ले जाता, नीचे ले जाता, फिर ऊपर ले जाता, फिर। बात समझ में आ रहा है क्या, रस्सी को ऐसे झटका दे दो, एक पार्टिकल किधर जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और किसी मीन पोजीशन के पार्टिकल जब ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहले वेव S1 के कारण p पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में था, दूसरे वेव x2 के कारण भी ये किस में था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में था। लेकिन P पॉइंट आने के बाद, P पर आने के बाद ये दोनों वेव इस P पॉइंट को अपने अपने हिसाब से क्या करेगा, अब घुमाएगा। सपोज करो चाहे तो दोनों इसको ऊपर लेके जा सकता है, चाहे तो एक ऊपर और दूसरा नीचे भी। मतलब अब इस पॉइंट P पर जो इस वेव का नेचर हो जाएगा ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा और ये दोनों मिल करके मान लो कि पार्टिकल को कुछ ऐसे घुमा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ऐसे घुमा रहा है तो अब जो यहां से बात आएगी, यहां से जो बात आएगी, हमको इसी वेव का इक्वेशन लिखना है, हमको इसी वेव का क्या करना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है, सारा चीज धीरे धीरे निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तुम देखो कि यहां पर आने के बाद जो ये फेज है, ये फेज को अगर हम बोल लें थोड़ा देर के लिए φ2 और इस वाले फेज को अगर हम थोड़ा देर के लिए बोल लें क्या, φ1, तो इस दोनों में बड़ा कौन है, φ1 की φ2। ध्यान देना, ओमेगा टी दोनों के लिए सेम, के दोनों के लिए x1 छोटा तो इसका φ1 भी क्या, और x2 बड़ा तो इसका φ2 भी क्या। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। मतलब दोनों का फेज डिफरेंस अलग अलग है, φ2 बड़ा है और φ1 क्या है, छोटा है। अब आइए यहां थोड़ा सा कि यहां पर पहला टर्म है क्या, कि फेज। तो फेज का बात मैं अभी आपसे कर रहा था कि जो आपका इक्वेशन है y1 इक्वल टू a1 साइन, और साइन के साथ जो भी टर्म लगा है वही चीज आपका क्या है, फेज है। बात समझ में आया कि नहीं। y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी और प्लस kx2, ये जो एंगल है यही आपका क्या है, फेज है। इसको हम लोगों ने क्या बोला था, φ2, और इसको क्या बोला था। बात समझ में आया कि नहीं। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जब भी लिखोगे तो फेज डिफरेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, फाई, और फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, φ2 माइनस कितना, φ1। बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो भाई फाई इक्वल टू अगर लिखेंगे तो φ2 है कितना, ओमेगा टी प्लस kx2, और माइनस φ1 है कितना, ओमेगा टी और प्लस में कितना, kx कितना 1। जरा सा ध्यान से देखो कि ओमेगा टी और ओमेगा टी क्या हो जाएगा, और फाई इक्वल टू दोनों में से k कॉमन कर लो तो x2 माइनस कितना बचेगा, x1। और यहां से अगर तुम देखोगे तो फाई इक्वल टू k टाइम्स इसी को क्या लिख लेंगे, डेल्टा x, और k को हम लोग लिखते हैं कितना, फाई इक्वल टू 2 पाई बाई कितना, लैम्डा, और साथ में कितना, डेल्टा x। जरा सा ध्यान रहे कि ये जो आपका फाई है, इस फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोलते हैं। और ये जो आपका डेल्टा x है, इस डेल्टा x को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। क्या, तो पहला वाला वेव x1 चला,
दूसरा वाला कितना चला, x2 पाथ चला, तो दोनों के पाथ में डिफरेंस कितने का, x2 माइनस x1, और इसी को क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई तो तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि यहाँ ओमेगा सेम था तो कट गया, टाइम पर डिपेंडेंट नहीं रहा। अगर ये ओमेगा पर डिपेंड करता, अगर ये ओमेगा पर डिपेंड करता, सपोज करो थोड़ा देर के लिए, तो अगर हम लिखते y1 इक्वल टू सपोज करो कितना, a1 साइन, इसका लिखते ओमेगा 1t प्लस kx1, और एक लिखते क्या y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t2। अब दोनों का जो मैंने फ्रीक्वेंसी मान लिया वो कैसा मान लिया, अलग अलग। अब अगर तुम फेज डिफरेंस फाई लिखोगे तो फेज डिफरेंस फाई कितना लिखोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू कितना, प्लस x2 माइनस x1 टाइम्स कितना k कॉमन की x2 माइनस x1, t कॉमन की ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तुम इस चीज को देखो, तुम इस चीज को देखो, ये वेरी कर रहा है किसके साथ, वेरीज विथ टाइम। और जब टाइम के साथ वेरीज कर रहा है भाई, फेज डिफरेंस किसके साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ। तो देखो कि अगर फेज सेम होता है कांस्टेंट, तो हम तुमको कल बताए थे ये चीज क्या, कि ये दोनों, ये भी ऊपर ले जाना चाह रहा है, दूसरा भी ऊपर, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या चला जाएगा, और ऊपर। फेज अपोजिट चल रहा है, फेज अगर अपोजिट चल रहा है तो ये थोड़ा नीचे लाके रख देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर फेज टाइम पर वैरी करने लगे तो इसी समय पर कभी मैक्सिमम बनेगा और कभी क्या बनेगा, एक ही टाइम बदलता रहेगा, टाइम बदलता रहेगा तो फेज डिफरेंस बदलेगा, फेज डिफरेंस बदलेगा तो एक ही जगह पर समय बीतने के साथ साथ कभी बनेगा मैक्सिमम, कभी बनेगा क्या, मिनिमम। तो यहां जो लाइट दिखेगा वो भुक 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 करता हुआ दिखेगा, और जब स्टेबल नहीं रहेगा तब तक हम लोग इसको स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो काम कुछ ऐसा करें कि टाइम पर डिपेंडेंट नहीं हो, और टाइम पर डिपेंडेंट कब नहीं हो रहा है, जब दोनों का कैसा सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स है, मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों का क्या है, सेम है, तब फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। और टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा भाई तो एक पार्टिकुलर टाइम के लिए यहां ब्राइट बनेगा तो ब्राइट ही रहेगा, और जहां डार्क बनेगा वहां डार्क ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? टाइम के साथ ब्राइट डार्क का खेल चलता नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पाथ डिफरेंस में अभी आपको बता रहा था क्या, कि पाथ डिफरेंस जो आपका डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना बताए थे। अभी हम लोग पीछे क्या पढ़े हैं, पीछे हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो फेज डिफरेंस आपका फाई है, जो फेज डिफरेंस फाई है, ये कितना पढ़े हैं, 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स कितना, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता था, पाथ डिफरेंस। तो अगर यहां से मुझे डेल्टा एक्स लिखना है तो लैम्डा को इधर ले आओगे, 2 पाई को इधर ले आओगे, और साथ में है कितना, पाई। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है, क्या, कि पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा बाई 2 टाइम्स फेज डिफरेंस। क्लियर है बात? डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस और फाई क्या, फेज डिफरेंस। इतनी बातें क्लियर है? अब अगर इतनी बातें क्लियर है तो अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, मैं बात किस तरह कर रहा था, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्सेस का। कौन बिहेव करेगा, लेजर लाइट इज हाईली कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, 2 सोर्सेस ऑफ लाइट हुज फ्रीक्वेंसीज आर नॉट सेम, इसका फ्रीक्वेंसी एक जैसा नहीं रहेगा तो क्या करेगा, एंड फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इमिटेड बाय देम डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये टाइम पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। मतलब किसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या होगा, आर कॉल्ड नॉन कोहेरेंट। अब ऐसे सोर्सेस को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कोहेरेंट। कब भाई, जब क्या रहे कि फ्रीक्वेंसी जो है सो नॉट सेम रहे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब फ्रीक्वेंसी अलग अलग तो सोर्स कैसा, नॉन कोहेरेंट। क्यों, कि फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी करने लगता है। और अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहे तो सोर्स कैसा, कोहेरेंट। क्यों, कि फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, कांस्टेंट होता है। द लाइट इमिटेड बाय 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस, कैंडल्स, बल्ब्स etc इज नॉन कोहेरेंट। ये सब कैसा होता है, नॉन कोहेरेंट। क्यों, कि इस सब का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी लगातार क्या होता जाता है। तुम देखो कि इस बल्ब के पास में ब्राइटनेस अलग लेवल का है, दूर जाते जाते हैं ब्राइटनेस क्या हो जाता है, और बहुत दूर जाने के बाद ब्राइटनेस क्या हो जाएगा,
मतलब सारी चीजें बदल रही है लगातार। लेकिन लेजर लाइट में क्या होता है, यहां जलाए तो जितना लाइट यहां पर 5 किलोमीटर के बाद भी उतना ही लाइट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कैसे सोर्सेस है आपके, नॉन कोहेरेंट सोर्स है। कौन, कैंडल, लाइट, ये सब जो हमारा जितना प्रैक्टिकल चीज होता है। तो हम लोग अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, लेजर लाइट का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब किसका, कोहेरेंट सोर्स का। अब लेजर लाइट का यूज करेंगे तो मत पूछ देना कहां यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? तुमको भी पता है, हमको भी पता है, हम भी खूब किए हुए हैं। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, आप जानते हैं, पहले भी पढ़े हुए हैं बहुत जगह पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हुए हैं, फोर्स में पढ़े हुए हैं। क्या कि जब दो या दो से अधिक फोर्स मिलेगा तो रिजल्टेंट क्या होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर भी वेव के सुपरपोजिशन में यही कहता है कि जब दो या दो से अधिक वेव एक दूसरे से सुपर इंपोज करेगा, मिलेगा, तो एक दूसरे कॉमन पार्टिकल को ये क्या करेगा, किसी मीडियम में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। फोर्स में भी क्या पढ़ते थे कि नेट फोर्स इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर क्या पढ़ेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल। मतलब कि अगर अपने पास सपोज करिए कि दो वेव है, एक है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1, तो उसका डिस्प्लेसमेंट है कितना, y1, और एक है कितना, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस कितना kx2, इसका डिस्प्लेसमेंट है कितना, y2। तो कहता है अगर ये दोनों मिलेगा तो जो तुम्हारा y नेट होगा वो किसके बराबर में होगा, y1 और y2 के वेक्टर सम के बराबर में होगा। और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहां पर दो ही वेव है, अगर 3 रहे तो प्लस y3, 4 रहे तो प्लस y4, इस तरीके से कहानी चलती जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सुपरपोजिशन यही चीज आपको कह रहा है और इसी चीज को हमको क्या करना है, मान के चलना है। आपको दिख रहा होगा अगर इस डायग्राम में, तो देखिए कि एक पहला वाला जो वेव है इसका डिस्प्लेसमेंट ये रहा y1, जो y1 को दिखा रहा है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? जो दूसरा वाला वेव है इसका डिस्प्लेसमेंट रहा कितना, y2। दोनों किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। तो दोनों को अगर हम वेक्टर सम करेंगे सेम डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों से बड़ा मिलेगा। तो ये दोनों वेव मिलकर ये डॉटेड वाला जो है ये क्या है, रिजल्टेंट बनाया है। इसमें हुआ क्या है, तो वेव्स आर मीटिंग एट अ पॉइंट इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट से समझाता आ रहा हूं, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो और एक साथ मिनिमम, मतलब क्या होता है, सेम फेज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब दोनों सेम फेज में रहेगा तो y1 और y2 सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड होगा, रिजल्टेंट भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड होगा और क्या होगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर दोनों अपोजिट फेज में रहे तो तुम देखो कि ये पहला वाला का डिस्प्लेसमेंट ये रहा y1 और दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट ये रहा क्या, y1 ऊपर ले जाना चाह रहा है और y2 नीचे ले जाना चाह रहा है। लेकिन ओवरऑल इस पार्टिकल के साथ क्या होगा कि y1 अधिक ऊपर ले जाना चाह रहा है और y2 इसको थोड़ा सा नीचे लेके आए। तो रिजल्टेंट पर क्या फर्क पड़ेगा भाई, रिजल्टेंट थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर जाएगा और ये जो तुम्हारा y है ये किसके बराबर में आ जाएगा, y1 माइनस y2 के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है किस फेज में, सेम फेज में कि अपोजिट फेज में, अपोजिट फेज में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब है क्या कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे लिखेंगे। मैं आपको यहां से कह रहा था क्या कि देखिए कि दो वेव मिला और दोनों वेव मिला, इसका एम्पलीट्यूड है a1, इसका एम्पलीट्यूड है कितना, तो ये दोनों जो यहां पर मिलेगा इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस वेव का एम्पलीट्यूड ये जो है, ये वाला जो वेव है ये आपका कैसा वेव है, ये है आपका रिजल्टिंग वेव। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसका एम्पलीट्यूड आप कैसे निकालेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसका एम्पलीट्यूड निकालने के लिए घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम स्टेप वाइज स्टेप आप मेरे साथ आइए। आप एम्पलीट्यूड को कुछ मानिए मत, आप एम्पलीट्यूड को सीधा सीधा मान लीजिए क्या, वेक्टर मान लेते हैं हम लोग क्या कि अपने पास दो वेव है,
एक है क्या, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस कितना kx1, और दूसरा है कितना y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी और प्लस कितना kx2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लेते हैं क्या कि लेट द फेज डिफरेंस, जो आपका फेज डिफरेंस है बिटवीन a1 एंड a2 इज, ये कितना है 5। a1 और a2 के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है कितना 5 है। 5 के बारे में तुम समझ ही रहे हो कि 5 इक्वल टू अभी तुमको निकाल के दिखाए थे 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा कितना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो एम्पलीट्यूड में क्या करिए आप, देखिए कि हमको ये बताइए कि a1 बड़ा था कि a2 बड़ा था, कोई भी बड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। I1 बड़ा था कि phi2 बड़ा था, ये बड़ा फेज है, ये क्या है छोटा फेज। तो छोटा वाला को हम पहले निकाल लेते हैं, छोटा वाला को पहले लिखोगे तो ये छोटा वाला कौन सा है, ये वाला है जिसका एम्पलीट्यूड है कितना a1, और बड़ा वाला नीचे है, इससे कितना आगे है, ये कितना ज्यादा है फाई आगे है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? फेज डिफरेंस कितना लिखते हो k टाइम्स डेल्टा x, तो जो बड़ा है वही ना आगे होगा, जो छोटा है वो किधर होगा, कितना एंगल आगे होगा फाई, जितना फेज डिफरेंस है उतना आगे। इससे फाई एंगल पर क्या करो, एक नया एम्पलीट्यूड है कितना आपका a2। आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोला कि देखो ये a1 है, इस a1 का फेज है कितना ओमेगा टी प्लस kx1, और इसका फेज है कितना ओमेगा टी प्लस कितना kx2। इस दोनों के बीच का गैप है कितने का, तो इसी गैप को तो हम लोग क्या बोले, फेज डिफरेंस कितना फाई बोले। ये कम है और ये इससे क्या है ज्यादा है, तो आगे चल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस है कितने का भाई, फाई का फेज डिफरेंस है। अब जो रिजल्टेंट होगा a1 और a2 का वही क्या हो जाएगा, a नेट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और रिजल्टेंट के लिए हमारे पास तो रूल कौन सा है, तो हमारे पास रूल कौन सा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मानते हुए एक नया वेक्टर बना लीजिए, और उसी का जो डायगोनल होगा वही क्या हो जाएगा आपका ए नेट हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या? नहीं कोई दिक्कत। तो आपको पता होगा कि यहां पर अगर हम लोग लिखें तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ a1 एंड a2 गिव्स क्या देगा, ए नेट। a1 और a2 का जो रिजल्टेंट होगा वही क्या देगा, ए नेट देगा। अब रिजल्टेंट लिखने का फॉर्मूला आपको याद होगा कि रिजल्टेंट जो लिखते हैं ए नेट का स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? r इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिखते थे ना, रूट हटा दो तो इधर भी स्क्वायर, ए नेट का स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस आई के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही जो है सो क्या हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है? कोई आदमी आपसे पूछ सकता है क्या कि ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, ये एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप जरा सा मेरे साथ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको चाहिए ए नेट कैसा, ए नेट कैसा चाहिए मैक्सिमम, तो ये बताओ तो a1 और a2 को तो तुम नहीं बदल सकते, डिफरेंस बदल सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो a1 a2 को नहीं बदल सकते, तो cos फाई अगर मैक्सिमम होगा ए नेट भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो ए नेट मैक्सिमम चाहिए, इसके लिए cos फाई को क्या होना पड़ेगा मैक्सिमम होना पड़ेगा। और ये कितना होता है वैल्यू इसका, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना, अगर रख दोगे तो ए मैक्सिमम जो तुमको मिल जाएगा वो कितना मिलेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और cos थीटा की जगह पर कितना नहीं लिखें तो कोई आपत्ति, कोई आपत्ति नहीं। ये अगर a मैक्स का हम स्क्वायर लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2 का क्या होल स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दो तो ए मैक्सिमम जो निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, a1 प्लस a2 के बराबर में। और ये होगा कब,
तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है कब, जब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो, 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जो फेज डिफरेंस होगा, जो फेज डिफरेंस होगा फाई, ये फाई का वैल्यू कितना होगा, तो फेज डिफरेंस नहीं होगा, इसका मतलब दोनों सेम फेज में। और जब दोनों सेम फेज में रहेगा तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मैक्सिमम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर दोनों अपोजिट फेज में रह गया तो रिजल्टेंट कैसा मिलेगा, मिनिमम। तो अगर देखो इसी तरीके से, अगर इसी तरीके से हम लोग देखना चाहें किसको, अगर इसी तरीके से हम लोग देखना चाहें किस चीज को, ए मिनिमम चाहिए तो cos फाइव भी कितना होना चाहिए, मिनिमम। और मिनिमम कितने पे होता है, cos फाइव। cos फाइव का मिनिमम कितना वैल्यू, अपने पास 0, वैसे होता है -1, लेकिन अपन को 0 से 180 तक ही देखना होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अपने लिए कितना वैल्यू होगा, 0। cos फाइव का वैल्यू कितना, 0। और cos फाइव का वैल्यू 0, इसका मतलब फाइव इक्वल टू कितना डिग्री, फाइव इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। 0 डाल दोगे, नहीं, -1 ही लेके काम करो, 180 डिग्री पे अपोजिट होगा तो cos फाइव का वैल्यू कितना, -1, और फाइव इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो अगर डाल दोगे तो ए मिनिमम का स्क्वायर कितना मिलेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और -2a1 कितना हो जाएगा, cos फाइव का वैल्यू -1 डाल देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, a मिनिमम का स्क्वायर इक्वल टू a1 माइनस a2 का क्या, लेकिन स्क्वायर हटाइएगा तो a मिनिमम लिखिएगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए मॉड a1 माइनस a2 लिख लेंगे। क्यों कि भाई हो सकता है क्या a2 ही बड़ा हो जाए, इसीलिए सेफ्टी के लिए क्या रखते हैं, मॉड रखते हैं। और प्लस वाले में मॉड रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलो थोड़ा सा आगे बात को बढ़ाते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का बात करेंगे। आप एक चैप्टर आपको मैंने रिलीज किया है जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें इंटेंसिटी का और एम्पलीट्यूड का एक फॉर्मूला है। इंटेंसिटी का और एम्पलीट्यूड का एक फॉर्मूला है क्या, इक्वल टू 2 पाई ए स्क्वायर रो इंटू कितना v। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आई है इंटेंसिटी, ए है एम्पलीट्यूड, 2 पाई क्या है आप समझ रहे हैं, रो है डेंसिटी ऑफ मीडियम और v है क्या, स्पीड ऑफ लाइट। अगर मीडियम सेम है तो रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एफ स्क्वायर छूट गया इसमें, है ना। 2 पाई ए स्क्वायर एफ स्क्वायर होता है, 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो कितना v। देखो तो दोनों सोर्स कैसा सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स का मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों का क्या, कांस्टेंट हो गया फ्रीक्वेंसी। मीडियम सेम है तो डेंसिटी भी क्या, और मीडियम सेम है तो वेलोसिटी भी क्या। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कहने का मतलब कि यहां से हम लोग देख रहे हैं क्या कि इंटेंसिटी इक्वल टू, ये सारा टर्म कांस्टेंट है, समथिंग के टाइम्स कितना आ रहा है, ए स्क्वायर। तो अगर यहां से हमको इंटेंसिटी आ गया समथिंग के टाइम्स ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखेंगे, आई बाई कितना, और ए बराबर कितना लिखेंगे, रूट अंडर आई, और बाई कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तुम ध्यान से देखना कि जो हम लोग पढ़े हैं अभी ए नेट का फॉर्मूला, नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, वो कितना पढ़े हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कितना, cos फाइव के बराबर में। अब वहां से हम कंपेयर कर करके वैल्यू डालते हैं। देखो तो a नेट का स्क्वायर है तो a स्क्वायर को कितना लिखेंगे, i बाई के, तो a नेट के स्क्वायर को कितना लिखेंगे, i नेट आ बाई कितना। तो दिक्कत है क्या, a1 के स्क्वायर को कितना लिखेंगे, i1 आ बाई कितना, a2 के स्क्वायर को कितना लिखेंगे, i2 आ बाई कितना, प्लस 2 टाइम्स a1 के जगह पर रूट अंडर i1 बाई कितना, और a2 के जगह पर इसी में रूट अंडर कितना, i2 और बाई कितना, और cos फाइव के जगह पर कितना, कुछ नहीं किए, वहां से कंपेयर करके वैल्यू डाल दी। अब ध्यान से देखिए ये जो हो जाएगा आपका आई नेट बाई के इक्वल टू i1 बाई के प्लस i2 बाई कितना के, प्लस 2 टाइम्स ऊपर रूट अंडर i1 i2 और नीचे रूट अंडर के और के मिलके कितना, और साथ में कितना, सब के नीचे में के है, के से के क्या हो जाएगा सब जगह कैंसिल, और जो बचेगा आपका आई नेट इक्वल टू वो कितना बचेगा, i1 प्लस i2 प्लस 2 टाइम्स
रूट अंडर I1 I2 और साथ में कितना कॉस फाई, यही क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। बात समझ में आया कहां से आया? जो यहां से हम लोग क्या देखे भाई, 2 पाई कांस्टेंट, एफ कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट को मिला के कांस्टेंट मान लिए क्या है ए। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखेंगे आई बाई, ए इक्वल टू कितना लिखेंगे रूट अंडर आई बाई, तो जो ए स्क्वायर था उसको लिखे आई बाई के, तो ए नेट के स्क्वायर को कितना लिखेंगे आई नेट बाई, A1 के स्क्वायर को कितना लिखेंगे I1 बाई I2 बाई के, और इस तरीके से सारा वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे, नेट इंटेंसिटी निकल जाएगी। एम्पलीट्यूड के लिए आपको याद रखना है ए नेट स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव, और इंटेंसिटी के लिए याद रखना है आई नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos फाइव के बराबर में। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत अगर नहीं है तो अब यहां से आपको कोई आदमी पूछ सकता है क्या कि भाई हमको तुम बता दो ये कि हमको चाहिए क्या आई नेट कैसा मैक्सिमम, आई नेट मैक्सिमम चाहिए, तो फिर से cos फाइव कैसा चाहिए मैक्सिमम, और cos फाइव मैक्सिमम चाहिए, मतलब फाइव इक्वल टू कितना 0 2 पाई 4 पाई सब चलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सब पर क्या होता है cos फाइव का वैल्यू 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि यहां से अगर फाइव इक्वल टू 0 2 पाई 4 पाई करेंगे तो यहां से जो आई नेट आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट अंडर I1 I2, और cos फाइव की जगह कितना रखोगे, cos फाइव की जगह कितना रखोगे, cos फाइव का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 रखोगे, कितना हो जाएगा? इसको देखो लिखने का तरीका कि आई नेट इक्वल टू I1 को रूट अंडर I1 का होल स्क्वायर लिख ले क्या, I2 को रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर लिख लें क्या, प्लस 2 टाइम्स रूट अंडर I1 और रूट अंडर कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी दिख रहा है क्या? तो यहां से जो आई नेट लिखेंगे कैसा वाला मैक्सिमम वाला, वो कितना लिखेंगे रूट अंडर I1 और प्लस कितना रूट अंडर I2, और इसका क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या? इसी तरीके से अगर हमको आई नेट जो है ये कैसा चाहिए मिनिमम चाहिए, तो उसके लिए cos फाइव कैसा चाहिए होगा, और cos फाइव का मिनिमम कितना वैल्यू होता है, तो सीधे सीधे आई नेट का जो मिनिमम वैल्यू हम लोग लिखेंगे उसको एक ही बार में लिख दूं क्या, रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का कितना। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इंटरफेरेंस में हम लोग देखे क्या कि जब 2 या 2 से अधिक लाइट वेव मिलता है तो इसी फिनोमेनन को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। और इंटरफेरेंस में एक बार एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है मिनिमम। इसी बेसिस पर इंटरफेरेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक का नाम रखा गया है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक का क्या नाम रखा गया है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको सीधा सीधा बात याद रखना है क्या कि यदि ए नेट या फिर आई नेट का वैल्यू क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए, मतलब कि जो हमको लाइट मिले वो कैसा मिले मैक्सिमम लाइट मिले, ब्राइटेड लाइट मिले, इसी इंटरफेरेंस को हम लोग क्या कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसमें हमको याद रखना है क्या यदि ए नेट या आई नेट का वैल्यू हमको क्या मिले मिनिमम मिले तो इस इंटरफेरेंस को हम लोग क्या कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो कि हमारे पास दोनों का फॉर्मूला है क्या, तो हमारे पास ए नेट के स्क्वायर का फॉर्मूला है कितना A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव, और आई नेट का फॉर्मूला है हमारे पास कितना, आई नेट का फॉर्मूला है कितना, तो आई नेट का फॉर्मूला है कितना I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट अंडर I1 I2 और साथ में कितना cos फाइव। डिस्ट्रक्टिव के लिए भी जो है आपका ये फॉर्मूला जो है तो यही चीज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि इस कहानी में हमको ए नेट चाहिए मैक्सिमम, तो cos फाइव कैसा होना चाहिए मैक्सिमम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
हमको एनेट चाहिए मैक्सिमम, तो हमको कॉस फाई कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। अब यहां से देखते जाना इंपॉर्टेंट गेम और याद करने वाला गेम। तो हमको एनेट चाहिए मैक्सिमम, इसका मतलब कॉस फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, मैक्सिमम। और कॉस फाई का वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना, 1। कितने पे, तो इस केस में अगर हम लोग फेज डिफरेंस देखेंगे तो कॉस फाई का वैल्यू हो 1, इसके लिए फेज डिफरेंस 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, और इस तरीके से चलता जाएगा। अब ध्यान से देखिए 0, 2, 4, 6 इवन नंबर है, इसी को हम लोग फाई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 2n पाई लिख सकते हैं। और यहां पर ध्यान देना है कि n बराबर 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। n का वैल्यू 0 डालेंगे 0, 1 डालेंगे 2 पाई, 2 डालेंगे 4 पाई, 3 डालेंगे 6 पाई, चलता जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सीधे सीधे याद रखना है क्या कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ए नेट या आई नेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ क्या होगा, आई होगा, 2n पाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब फेज डिफरेंस कितने का, 2n पाई का। अब जरा सा देख लो, हम लोग देखना चाहते हैं थोड़ा सा किस चीज को भाई, थोड़ा सा देखना चाहते हैं। जब फेज डिफरेंस को देख ही लिए हैं तो थोड़ा सा चाहते हैं किसको देखना, पाथ डिफरेंस को। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस कितना पढ़े। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूला में फाई का एक एक वैल्यू डालना शुरू करें तो फाई का वैल्यू पहले डालो 0, तो डेल्टा एक्स कितना मिल जाएगा, तो दिक्कत है क्या। फाई का वैल्यू डालो कितना, 2 पाई, तो देखो तो कितना होगा, लैम्डा बाई 2 पाई और इंटू कितना, 2 पाई से 2 पाई खत्म, कितना बचेगा। अगर डालोगे 4 पाई तो कितना हो जाएगा, अगर डालोगे 6 पाई तो कितना हो जाएगा। इस चीज को हम लोग डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहां भी एन बराबर कहां से शुरू हो रहा है, 0, 1, 2, 3 से। तो आपको याद क्या रखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट और इंटेंसिटी का रिजल्टेंट कैसा चाहिए, मैक्सिमम। इसका मतलब कॉस फाई कैसा होना चाहिए, कहां पर मैक्सिमम होता है, तो 2n पाई पर, 0 पाई, 2 पाई पर, 4 पाई पर, 6 पाई पर, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर। n कहां से शुरू होगा, 0 से। और पाथ डिफरेंस का बात करें तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू, पीछे आपको पढ़ाए थे कि जो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस होता है वो पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस का वैल्यू मैंने इसमें डाला, और डालने के बाद हमको क्या मिल गया भाई कि ये डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना, एन लैम्डा। और एन लैम्डा कहां से एन शुरू होगा, 0 से। मतलब लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा पर क्या होगा, मैक्सिमम ब्राइट लाइट बनेगा। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बात करें तो यहां पर हमको कॉस फाई कैसा चाहिए, कॉस फाई कैसा चाहिए, मिनिमम। और कॉस फाई का मिनिमम वैल्यू कितना होता है। तो यहां पर अगर हम लोग फेज डिफरेंस देखना चाहें तो फेज डिफरेंस का वैल्यू जो -1 होता है, फेज डिफरेंस का वैल्यू जो -1 होता है, फाई इक्वल टू यहां पर 180 डिग्री, पाई पर कहां पर, 3 पाई पर, कहां पर, और इस तरीके से चलता जाए। देखो तो 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर है, और ऑड नंबर को अपन कैसे लिखेंगे, तो फेज डिफरेंस इक्वल टू 2n हो गया इवन। तो 2n में या तो +1 कर दो या तो इवन में से एक घटा देंगे, हो जाएगा ऑड। और ऑड मल्टीपल किसका, यही हो जाएगा क्या, फेज डिफरेंस। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि n इक्वल टू अगर 0 डाल दोगे तो -पाई आ जाएगा। -पाई हम लोगों को कोई चर्चा का विषय है, तो इसीलिए यहां पर n इक्वल टू कहां से रखना है, 1, 2, 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। बात करें किस चीज का, थोड़ा सा भाई बात करें किस चीज का, पाथ डिफरेंस का। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू हम लोग कितना लिखते हैं, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू कितना, फेज डिफरेंस। देखो तो जरा सा वैल्यू रख के देखो, पाई से पाई कटेगा, कितना बचेगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई कितना, जरा सा रख के देखो 3 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 3/2 और कितना बच जाएगा, लैम्डा 3/2 लैम्डा, कितना बच जाएगा, 3 लैम्डा बाई कितना 2, फिर कितना बच जाएगा
5 लैम्डा बाय कितना 2, फिर कितना बच जाएगा 7 लैम्डा बाय कितना 2। इस तरीके से कहानी क्या होती जाएगी। देखो कि ऑड नंबर है 1 3 5 7 और लैम्डा बाय 2 सबके साथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू ऑड का मतलब कितना 2n माइनस, और साथ में क्या चल रहा है लैम्डा बाय n, कहां से चल रहा है इस बार भी 1 से लेकर के चल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आपको याद क्या रखना है, याद क्या रखना है कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और डिस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। कंस्ट्रक्टिव में जो है तो n लैम्डा, और उसमें क्या ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस, ये दो चीज आपको क्या रखना है, याद रखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब चलिए थोड़ा सा आगे अगर बात करें, थोड़ा सा आगे बात करें कि आप पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस पर बात कर लिए, आप एक लाइन में कैसे याद रखेंगे इन चीजों को, आप एक लाइन में कैसे याद रखेंगे। तो देखो कि इधर बात करेंगे क्या कंस्ट्रक्टिव का, और इधर बात करेंगे किस चीज का, डिस्ट्रक्टिव का। बात समझ में आ रहा है। कंस्ट्रक्टिव में तुमको क्या चाहिए, ए या आई, कैसा चाहिए मैक्सिमम। इसका मतलब कॉस फाई कैसा चाहिए, कॉस फाई कैसा चाहिए मैक्सिमम। कितना वैल्यू होता है, फेज डिफरेंस कितना 2n पाई, n बराबर कितना 0 1 2 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना n लैम्डा, यहां भी n बराबर कितना 0 1 2 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। डिस्ट्रक्टिव में तुमको क्या याद रखना है कि a और i कैसा चाहिए, मिनिमम चाहिए। तुमको जो फेज डिफरेंस मिले 2n माइनस 1 पाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फेज डिफरेंस कितने का मिले 2n माइनस 1 पाई का, n बराबर कितना 1 2 3 से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और आपको पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना चाहिए 2n माइनस 1 लैम्डा बाय कितना 2, और यहां पर जो है तो यहां पर जो है सो आपको क्या चाहिए, यहां पर n इक्वल टू आपको कितना चाहिए 1 2 3। इतना बात हमको क्या करना है, याद रखना है। इतना ही बात कंस्ट्रक्टिव और इंटरफेरेंस में टू लर्न, इतना ही चीज आपको क्या करना है, याद रखना। अब इतना बात अगर याद रह गया तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू 2 आइडेंटिकल वेव्स, अगर दोनों वेव्स है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल वेव्स का मतलब क्या होता है कि जो आपका एम्पलीट्यूड था A1, जो आपका एम्पलीट्यूड था A2, ये दोनों कैसा हो जाए, बराबर हो जाए। तो भाई फेज तो पहले से एक जैसा चल रहा है, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो जाए तो दोनों को क्या कहेंगे, आइडेंटिकल वेव्स कहेंगे। कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत है। अब अगर हम लोग देखें जरा सा, तो ए नेट का स्क्वायर कितना लिखते थे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 कितना cos फाई। आप समझ में आ रहा है कि नहीं। A1 की जगह भी कितना लिखेंगे, A2 की जगह भी कितना रखेंगे 2AA cos कितना फाई, A स्क्वायर कितना हो जाएगा, और 2A स्क्वायर कितना cos फाई के बराबर में, cos फाई के बराबर में लिखेंगे। देखो 2A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस कितना बचेगा cos थीटा, और 1 प्लस cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बाय हो गए, है ना। तो इसको कितना लिख सकते हैं 2A स्क्वायर cos स्क्वायर कितना थीटा बाय, ये किसका वैल्यू आया है ए नेट का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे रूट डालेंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे, कुछ गड़बड़ लिखा गया है ये ना, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, ये कितना आता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यों कि जो फॉर्मूला है ये है 1 प्लस cos थीटा बाई 2 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो इधर से अगर हम लोग ए नेट लिखना चाहें, इधर से स्क्वायर हटाओगे इधर रूट डल जाएगा, 2 2 में से एक 2 बाहर, ए स्क्वायर में से ए बाहर, और cos स्क्वायर 5/2 में से cos 5/2 क्या चीज बाहर। यही हो जाएगा कि आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ए नेट का रिजल्टेंट वैल्यू यही हो जाएगा। अब इसी में आपसे क्या कहे कि हमको ए नेट चाहिए कैसा मैक्सिमम। आप समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हमको ए नेट चाहिए कैसा मैक्सिमम, तो अगर ए चाहिए कैसा मैक्सिमम,
तो cos 5/2 का वैल्यू कितना होना चाहिए? मैक्सिमम। ए चाहिए मैक्सिमम, इसका मतलब cos 5/2 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1, जो कि है कितना? मैक्सिमम। कितने डिग्री पे होता है? तो 5 बराबर कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। और खाली 0 पे नहीं, 0, 2 पाई, 4 पाई सब पे। और 0 डाल दोगे इसमें तो 1 वैल्यू हो जाएगा। तो जो ए नेट निकल के आ जाएगा, ये कितना निकल के आ जाएगा? ए नेट का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 2a। बात समझ में आया? कितना निकल के आ जाएगा? 2a। cos 5/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। और अगर a आपको मिनिमम चाहिए तो cos 5 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0, जो कि है मिनिमम। तो इस केस में जो ए नेट आपका निकल के आ जाएगा कितना? 0। मतलब मिनिमम इंटेंसिटी कितना हो सकता है? 0। तो हम ऐसे ही सोचो क्या कि दो आइडेंटिकल वेव था, एक ए ऊपर ले जाना चाह रहा था और एक ए ऊपर ले जाना चाह रहा था, तो मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा? लेकिन यही में एक ए ऊपर ले जाना चाहता और एक चाहता कि ए नीचे ले जाना, तो ये कितना हो जाता? तो मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना? बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? तो अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू 2 आइडेंटिकल वेव्स, अभी एम्पलीट्यूड का बात कर रहे थे, अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का बात करें तो इंटेंसिटी का मतलब क्या कि जो I1 है, जो I2 है, वो किसके बराबर में हो? I के बराबर में। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि I नेट जो होगा वो कितना होगा भाई? I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट अंडर I1 I2 कितना? cos I। I1 के जगह I, I2 के जगह I प्लस 2 टाइम्स रूट अंडर I इंटू I और कितना? cos 5। ये कितना हो जाएगा? 2I प्लस ये भी कितना हो जाएगा? और साथ में कितना? cos 5, 2I कॉमन आ जाएगा। 1 प्लस कितना? cos 5, 2I। 1 प्लस cos 5 के जगह पर फिर से हम लोग कितना लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर 5I कितना? 2। ये निकल के आ गया क्या? I नेट। हाँ अच्छा, cos स्क्वायर, ठीक ना? अब जरा सा देखिए कि I नेट इक्वल टू इतना वैल्यू आ गया। कितना आया भाई? I नेट इक्वल टू कितना आया? 2 2 जा 4 I cos स्क्वायर 5/2। इस फॉर्मूला को ना, इस वाले फॉर्मूला को ना इंपॉर्टेंट करके लर्न रखोगे, क्योंकि ये पूछ देता है कई बार। I नेट इक्वल टू 4I cos स्क्वायर 5/2 होगा, ये प्रूफ करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि I नेट का वैल्यू, I नेट अगर हमको चाहिए क्या? मैक्सिमम। तो cos स्क्वायर 5/2 कितना होना चाहिए? मैक्सिमम। और इसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो I नेट अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4I, क्योंकि cos स्क्वायर 5 का वैल्यू कितना? 1 लिख लेंगे। और ये I नेट का कैसा वैल्यू है? मैक्सिमम। अगर I नेट आपसे पूछा जाए कि ये हमको चाहिए कितना? मिनिमम, तो देखो cos 5 का वैल्यू -1 रखोगे, स्क्वायर करोगे, फिर 1 हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? तो I नेट चाहिए मिनिमम, तो cos स्क्वायर 5/2 और स्क्वायर टर्म का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो यहां पर अगर आप I नेट लिखेंगे तो I नेट का वैल्यू आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। और इस प्रकार से इंटरफेरेंस का ये कहानी यहां पर समाप्त होता है। आपको याद रखना है केवल क्या कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब आपको क्या याद रखना है कि जो आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिनिमम। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मैक्सिमम तो कंस्ट्रक्टिव, मिनिमम तो डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई और डिस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस n लैम्डा और डिस्ट्रक्टिव में 2n - 1 लैम्डा। इतना बात अगर याद रहेगा तो अगले दिन से हम लोग बात करेंगे किस चीज का? अगले दिन से हम लोग बात करेंगे किस चीज का? अगले दिन से हम लोग बात करेंगे यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटेड लाइट। तो जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा वहां ब्राइट लाइट होगा, जहां इंटेंसिटी मिनिमम होगा वहां क्या होगा? डार्क लाइट होगा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना बात ध्यान में रहेगा तो अगले दिन मिलेंगे यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट के साथ। आज के लिए इतना काफी है। ये